नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। भारत और अमेरिका के बीच एक नई तरीके की अदावत शुरू हो गई है। अदावत व्यापार की है। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। इस टैरिफ के लगने के बाद आखिर विश्व परिदृश्य में भारत की क्या स्थिति होगी, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज सिवाज जी हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, अमेरिका और भारत आज के 5 साल पहले बड़ी घनिष्ठता थी दोनों में। अब अमेरिका और भारत के बीच नई अदावत शुरू हो गई है टैरिफ को लेके। इस परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं? तो असल में ये अनायास नहीं हुआ, इसके पीछे पूरा एक अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अमेरिका हमेशा अपनी शर्तों पे अपने सहयोगियों से समर्थन मांगना चाहता है। आज भारत की वो आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम अपना इंटरेस्ट छोड़ के दूसरों की शर्तों पर उसका समर्थन करें। जी। पहले भी भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का हिस्सा रहा है। वो बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्टर पहले भी नहीं रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हम लोग अपने विकास हेतु या टेक्नोलॉजी के लिए या पूरे अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी के लिए, और पॉलिटिकल अलायंस ऐसे हुए कि जिसकी वजह से जो पुरानी कांग्रेस की सरकार थी इस देश में लंबे समय तक, उसकी कुछ जो हमको उसमें संशोधन चाहते थे, उसके इसको बढ़ाने के लिए, अपनी आर्थिक ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए और अपने को ज़्यादा समृद्ध करने के लिए हम लोग यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इसके नज़दीक गए। उसमें हमको उसका लाभ भी मिला है, ऐसा नहीं है, बहुत लाभ मिला है। लेकिन भारत ने कभी भी अपना हित हमेशा सर्वोपरि रखा है, अपने हित से कभी समझौता नहीं किया। और जब मोदी जी जो इस सरकार में, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने लगभग 11 वर्ष, 11.5 वर्ष हो चुके हैं, मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिससे पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को अपेक्षा है कि इनका ना तो कोई व्यक्तिगत अपना स्वार्थ है और ये व्यक्ति राष्ट्र के लिए अपना जीवन लगा रहे हैं और देशभक्ति के से ओतप्रोत होकर जो राष्ट्र हित में वो डिसीजन ले रहे हैं। इनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इतना इंटरेस्ट है कि भारत जो पहले हमारा विश्व में बहुत लंबे समय जो हम कहते थे सोने की चिड़िया है, हमारा 33% हिस्सेदारी हमारी विश्व के व्यापार में थी, वो बाद में मुगल आए, अंग्रेज आए, वो विषय दूसरा है। लेकिन वर्तमान में आज भारत पुनः उस ओर अग्रसर है जो डेवलपिंग इकोनॉमी से टूवर्ड्स डेवलप्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है। हमने बहुत सारी चीजों में, चाहे डिफेंस हो, चाहे स्पेस हो, बहुत सारी चीजों में हम लोग आगे गए हैं। तो ये सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, उपलब्धि है हमारी इस सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास की। सर, एक बात हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी, चौथी बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका, रूस, जर्मनी और भारत। अब जब ट्रंप टैरिफ लगा देंगे 50% का, तो भारत की इस जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाले दिनों में आप व्यापारिक तौर पे दुनिया को कैसे देखते हैं? रूस के साथ भारत की नज़दीकी, चाइना के साथ भारत की नज़दीकी, तो ये जो नया सिनेरियो बन रहा है, इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इसमें पूरा इकोनॉमी हमारा रीस्ट्रक्चर्ड होने जा रहा है। जी। रीस्ट्रक्चर्ड, दोबारा से हम लोग अपने संबंधों का मूल्यांकन करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था का करेंगे। हमारे टोटल व्यापार जो लगभग संभवतः 18% व्यापार इसके अमेरिका के साथ है, बड़ा साझेदार है हमारा। लेकिन बड़े स्तर पे यदि वो टैरिफ लगाएंगे तो उसका नुकसान हमें ही नहीं हो रही है, ये दुधारी तलवार है। इसका अमेरिका को भी नुकसान है। जिस चीज की आपूर्ति हम उनको करते थे, उनकी भी आपूर्ति उसमें चौक हो रही है जी। उसमें हमारा कपड़ा है, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीजें हैं, फल सब्जी, अनेकों चीजें हैं, डेयरी का सामान है, हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारा, ये मत्स्य का, ये सारी चीजें हमारा वहां पर व्यापार होता है। लेकिन भारत के पास ये विकल्प है। अभी हमने फ्री ट्रेड शुरू किया यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड शुरू हुआ। उस फ्री ट्रेड का इतना हमारा वैश्विक स्तर पर प्रभाव है कि जैसे ही अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाने का, डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने दबाव को बनाने के लिए, और उसमें बहुत सारे कारण, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये हमारी उपलब्धि ये है, माननीय मोदी जी की उपलब्धि ये है कि ये जो लोग इन पे आरोप लगाते थे हमेशा विदेश में रहते हैं, हमेशा विदेश में रहते हैं, आज वही इनके संबंध, इनका परिश्रम, इनकी मेहनत वो काम आ रही है कि आज यूरोपियन यूनियन, G20 के प्रमुख देश जिसमें हैं, उन्होंने खुले मन से ये कहा है, तुरंत 1 महीने के अंदर हमारे पास 25 से 26 यूरोपियन यूनियन देशों का एक प्रस्ताव आया कि हम भी भारत से फ्री ट्रेड करना चाहते हैं।
ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, छोटी मोटी बात नहीं है। हमें बहुत बड़ा बाजार तुरंत उपलब्ध होने जाएगा। अगर हमें कोई रोकेगा तो हमारे दूसरे रास्ते खुलेंगे। आज हमारे ऐसे प्रधानमंत्री या भारत की साख है विश्व स्तर पर, चाहे इसमें हमारा स्पेस का सेक्टर हो, चाहे हमारा इसमें डिफेंस सेक्टर हो। डिफेंस में हम कम से कम 30-35 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। और जो हमारे कहीं ना कहीं हमेशा विरोधी रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ अभी हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जी बहुत सारे कंट्री हमारी, जैसे तुर्किया है और ये क्या नाम है, ये उज्बेकिस्तान वगैरह उनके साथ थे। तो उसका दुश्मन जो अर्मेनिया है, उसने तुरंत हमसे डिफेंस का बहुत बड़ा डील हुई है और हमारी सांस्कृतिक और शैक्षिक जगत में भी उनसे समझौते हुए हैं, शैक्षिक फील्ड में भी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि समस्या तो आती है लेकिन वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। उसके विकल्प हमारे पास हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी या इस सरकार की हमारी इतनी अच्छी विदेशी नीति रही है कि हमारे पास जिनके आपस में संबंध अच्छे नहीं है विश्व स्तर पर, हमारे उन देशों, दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। ये उदाहरण चाहे इजराइल का हो और चाहे हमारा दूसरा उदाहरण हो रशिया का हो, या रशिया का जिससे विवाद चल रहा है हमारा यूक्रेन। दोनों कंट्री, अभी यूक्रेन के प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ आने वाले हैं, जो शासन अध्यक्ष है वो भी आने वाले हैं। सर एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे, ट्रंप जब वैश्विक मंच पे संबोधित करते हैं तो ट्रंप ये कहते हैं कि भारत जो वो डेड इकोनॉमी है। अर्थशास्त्री के तौर पे जरा आप बताइएगा कि भारत डेड इकोनॉमी है कि भारत अब डेवलप इकोनॉमी बनने जा रही है 2047 में। तो जरा ट्रंप जो जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है, ये परसेप्शन बनाते हैं, तो जरा आप बताइए कि डेड इकोनॉमी दरअसल होती क्या है। देखिए, उनका डेड इकोनॉमी का तो कहते जैसे ऐसे मानो कि जैसे उन्होंने आर्थिक गाली दी हो हमको जी। ये उनकी आर्थिक गाली है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। और जैसे आदमी गुस्से में कहते हैं कि कोई कितना ही बड़ा व्यक्तित्व हो, उसको आप कहें कि आप क्या हो, कुछ भी नहीं हो। इसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था कोई छोटा बाजार नहीं है। आज सारे देश हमसे समझौता क्यों करना चाहते हैं? हमारे पास 1 अरब 44 करोड़ की जनसंख्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार। हाँ, सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है जी। हम उस बाजार के मालिक हैं। हमारे बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। हमको कोरोना में कितना बड़ा झटका लगा, लेकिन जो अपने आप को विकसित देश बता रहे थे, ऐसे विकसित देशों की भी मदद भारत ने की। ये सबसे बड़ा उदाहरण है भी फिलहाल का, 2-4 साल पहले का। विश्व में भारत विकसित देशों की स्थिति में था उस समय जब वहां पर कोरोना पूरे विश्व में फैला और उनके निशाने पर वो अपनी मदद नहीं कर पाए, लेकिन भारत ने उनकी मदद की। सर एक बात और बताइए, जो अमेरिका है, अमेरिका ये चाहता है कि भारत का बाजार जो है वो कृषि और डेयरी सेक्टर के लिए खोला जाए, जबकि भारत सरकार ने या कहें प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि भारत का कृषि और डेयरी जो सेक्टर है वो अमेरिका के लिए नहीं खोलेंगे। अमेरिका की बेचैनी इसी को लेकर है। तो ज़रा आप बताइएगा कि अमेरिका दरअसल चाहता क्या है कि भारत के बाज़ार में एंट्री करके किन सेक्टर में वो क्या किसानों के लिए लाभदायक होगा या किसानों के लिए नुकसानदायक होगा? वो अगर अमेरिका आ जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस देश पे? देखिए, विषय ये है महत्वपूर्ण कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारा एक्सपोर्ट में एक अच्छा खासा हिस्सा है जी। और अमेरिका हो या अन्य यूरोपियन देश हो, वो उसकी गुणवत्ता के आधार पर एग्रीकल्चर सेक्टर में आयात करते हैं। हमारे पास दूध का सबसे अधिक हम उत्पादक हैं, लेकिन वहाँ क्वालिटी भी चाहिए, उसकी खपत डोमेस्टिक भी बहुत है हमारे यहाँ, हमें जरूरी नहीं एक्सपोर्ट करना है। दूसरी बात, दूध सारे देशों में नहीं है। उधर नॉर्वे में दूध है, डेनमार्क में दूध है, लेकिन जो इधर यूरोपियन यूनियन है, जापान है, वहाँ केवल समुद्र है, वहाँ इतना नहीं है डेवलप, तो वहाँ उसकी मांग है। तो इसका विकल्प बहुत है हमारे पास। हमारे पास एक्सपोर्ट की कमी नहीं है एग्रीकल्चर की। अमेरिका नहीं लेगा तो दूसरा कोई और लेगा, जो अमेरिका को देगा उसके यहाँ कमी हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर का ये कंसेप्ट नहीं है। हमारे पास दूसरे, रूस का बहुत बड़ा बाजार है, रूस में पॉपुलेशन कम है लेकिन उसका बाजार है, बड़ा बाजार है और वहाँ भी उत्पादन होता है। लेकिन हम दूध का उत्पादन, हमारा एक्सपोर्ट नहीं, हमारा दूध का उत्पादन का अधिकतर डोमेस्टिक उपयोग होता है। हमारे पास समुद्र है, मछली का बहुत बड़ा एक, हमारे पास सी फूड है बहुत बड़ा जिसका एक्सपोर्ट करते हैं जी, वो हमारे पास है। तो हम कहीं भी उनके ऊपर निर्भर नहीं है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर में भी हमने रिसर्च किया है, अब बहुत सारा बड़ा अनुसंधान हो रहा है। हमने मिलेट्स ईयर मनाया। हम सभी वहां पे ये देख रहे हैं कि हम जो हमारा दलहन में, तिलहन में आयात होता था एग्रीकल्चर में,
वो आयात हमारा करीब करीब 20% घटा है। जी। मोदी जी ने, इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि कितने क्षेत्र में हम दलहन तिलहन की खेती बढ़ाएं, उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं कि हमारा आयात धीरे धीरे घटता हुआ खत्म हो जाए। इस तरीके से हम लोग कृषि के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जो हम विदेशों पर आश्रित थे आयात में, अब उसकी आवश्यकता आने वाले समय में नहीं रहेगी, हम बड़े एक्सपोर्टर हो जाएंगे। ठीक, एक आखिरी सवाल का जवाब सर और जानना चाहेंगे आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रूस प्लस चाइना इक्वल टू इंडिया, ये जो सिनेरियो बन रहा है, इसमें अमेरिका की नई स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या अमेरिका पाकिस्तान के नज़दीक जाएगा? एक नए तरीके से हमें एक स्ट्रेटजिकल वॉर देखने को मिलेगा। दूसरा, चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, चाहे वो कि किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे। तो अब जो भारत की नई स्ट्रेटजी होगी, चाहे व्यापारिक तौर पे ले लीजिए, चाहे डिप्लोमेटिकल तौर पर ले लीजिए और चाहे रणनीतिक तौर पर ले लीजिए, आने वाले दिनों में भारत की क्या स्ट्रेटजी अब आने वाले दिनों में रहेगी? आने वाले दिनों में भारत को बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। जब कोई लंबे समय तक हमारा विरोधी रहा हो और किसी कारणवश या मजबूरी में या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उनकी भी मजबूरी हो और हमारी तरफ भी वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो हमको बड़ा संभल कर उस पर अंधविश्वास नहीं करना है जी। सारी परिस्थिति का आकलन करने के बाद ही अपने को हम सेफ करते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को भी सेफ करते हुए पूर्णतः उनके ऊपर आश्रित नहीं होना। चाइना हमें पूरा बाजार खोल के इतना बहुत बड़ा सहायता नहीं करेगा, लेकिन चाइना का मोरल सपोर्ट ही अपने आप में एक बड़ा बहुत बड़ा संदेश वैश्विक रूप से उसका इंपैक्ट हमारा बाइलेटरल या मल्टीलेटरल दूसरी कंट्री पर पड़ने वाला है। रही पाकिस्तान की बात, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है। तो पाकिस्तान तो हमेशा बहाना लेकर अमेरिका का आर्थिक दोहन करता रहेगा और वो भारत को डर दिखाता रहेगा, हम इसके विरोधी हैं। उनके पास एक पाकिस्तान एक आधार बनेगा भारत का विरोध या दबाव बनाने के लिए, इससे ज्यादा अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। रही बात चाइना की, जो हमारा पीओके का क्षेत्र है उसमें चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, बड़े स्तर पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जो ये बलूच हैं, बलूच ने पीओके में पूरा डिस्टर्ब किया आतंकवाद को भी और पाकिस्तान को भी, और जो चाइना का विकास हो रहा है उसे भी। तो ये सारी चीजों का आकलन करके भारत भी बहुत सतर्क है और भारत ने अब जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति ये मानते थे राजनीतिक और आर्थिक, ये हमारी अमेरिका है भी आज यूएस, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस को भारत उसके कहीं भी दबाव में नहीं आया है। मोदी जी मौन रहकर इतना परेशान किए हुए हैं उत्तर इसको यूएस को कि उसके अंदर अब ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। वहां के अर्थशास्त्री सैक्स हैं, वो बोलते हैं, वो मोदी जी का गलत लाइन है आने वाले समय में कि भारत इसको आर्थिक खामियाजा भी और राजनीतिक खामियाजा दोनों उठाने पड़ेंगे। अच्छा सर, एक संक्षेप में जानना चाहेंगे कि आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर क्या वैश्विक तौर पे व्यापारिक परिदृश्य में नया नज़ारा देखने को मिलेगा? अब ये इस बात के ऊपर तय करता है कि ये परिस्थितियां कब तक रहती हैं। हो सकता है कुछ आने वाले समय में ऐसा परिदृश्य बने कि ये ट्रंप साहब अपना डिसीजन वापस ले लें। नहीं, वैश्विक ये भी हो सकता है, लेकिन वैश्विक समुदाय पर उथल पुथल चल रही है। रशिया ने हमारी बहुत मदद की है, जब भी भारत को जरूरत पड़ी रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। इसलिए रशिया पुराना हमारा मित्र है और उसने अभी भी बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा। जहां हम 0.5% जो तेल आयात करते थे, जब उनके यहाँ दिक्कत रही तो हमने 40% उससे करीब लगभग 40 गुना या ये मानिए कि 80 गुना के आसपास, यदि 0.5 था तो उससे हमने 40% उसका 80 गुना हो गया। हमने इतना तेल अधिक उससे आयात किया है, वो रशिया की मदद थी। जब हम रशिया के बुरे वक्त में उनके साथ आए, हमने उनकी आर्थिक मदद की, लेकिन अपने राष्ट्रीय राष्ट्र हित को देखते हुए हमने कोई समझौता नहीं किया किसी भी कंट्री से आज तक भी। अब ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो भी हमारे राष्ट्र हितों को बीच में बाधा बनेगा हम वहां पर उससे उतनी ही दूरी बनाकर अपना दूसरा विकल्प पकड़ लेंगे। ये हमारी नीति रही है, इसमें हम पूर्णतः सफल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आज हमको कहते हैं अलग थलग नियम नहीं पड़े, हमारे पास यूरोपियन यूनियन का प्रस्ताव है, हमारे पास दूसरे नए अर्मेनिया है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं जिसमें मोदी जी लंबे समय तक कोई नहीं गए हो गए और आज वो उनका प्रस्ताव है कि आप हमारे साथ व्यापार करिए, हम बिल्कुल आपको पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें अब बदलेंगी, लेकिन भारत में हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री जी हमारे ऐसे हैं कि भारत पूर्णतः अपने आप को आत्मविश्वास उसको अपने ऊपर है और प्रधानमंत्री जी और सरकार का दृढ़ संकल्प भी दिखाई देता है
कार्यात्मक दृष्टि से कि जब जब इस देश पे पिछले 11 सालों में चाहे आर्थिक हो या प्राकृतिक हो जो भी आपदाएं आई हैं उसमें हम हमेशा उससे और मजबूत होकर उभरे हैं। हम निश्चित रूप से चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक स्थिति हो हम कहीं भी इसमें कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, थोड़ा सा हमको सावधान होकर रणनीतिक रूप से इससे बाहर निकलने की और स्थायी रूप से इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अमेरिका और भारत की जो व्यापारिक तौर पर दावत चल रही है आने वाले दिनों में क्या रुख लेगी ये तो आने वाले दिनों में देखने और समझने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए दें, अगले किसी मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। Sri Ram Group of Colleges admission open. Sri Ram Group of College, Sri Ram Polytechnic, Sri Ram College of Pharmacy and Sri Ram College of Law.